हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 8 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 8 में आपने जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में पढ़ा है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ध्यान दें, आप देखो, अगर चक्रीय यौगिकों का नामकरण करना है तो सबसे पहले आप चक्रीय यौगिकों के विषय में जान लीजिए कि चक्रीय यौगिक बनने के लिए, अगर चक्रीय यौगिक बनने हो तो उसमें कम से कम कार्बन की जो संख्या होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। 3 से कम कार्बन का जो है चक्र जो है चक्रीय यौगिक नहीं बन सकता। 3 से ज्यादा का बन सकता है, 3 से कम का नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चक्रीय यौगिकों के नामकरण के लिए। कुछ चक्रीय यौगिक आपको दिए गए हैं जिनका नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए ये हुआ, इसका नाम क्या होगा? चक्रीय यौगिकों के लिए आप जानते हैं ना, चक्रीय यौगिकों के लिए आप क्या लिखते हैं? साइक्लो लिखते हैं ना। चक्रीय यौगिकों का जब आप आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उसके लिए पहले आप क्या लिखते हैं? साइक्लो। किस रूप में? प्राथमिक पूर्वलग्न के रूप में आप क्या लिखते हैं? साइक्लो। प्राथमिक पूर्वलग्न के रूप में आप क्या लिखते हैं? साइक्लो। यहाँ पे ब्रांच वगैरह है नहीं। ब्रांच किसे दिखाता है? ब्रांच दिखाता है द्वितीयक पूर्वलग्न को। ब्रांच किसे दिखाता है? द्वितीयक पूर्वलग्न को। और साइक्लो वगैरह किसे दिखाता है? प्राथमिक पूर्वलग्न। तो अगर ब्रांच प्राथमिक पूर्वलग्न आया हो और द्वितीयक पूर्वलग्न आया हो, दोनों को लिखना हो तो सबसे पहले आप लिखते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न को, उसके बाद किसे लिखते हैं? प्राथमिक पूर्वलग्न को। तो यहाँ जो इसका नाम लिखेंगे ना, इसका नाम 3 कार्बन है और तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। बंद के लिए आप लिखेंगे साइक्लो और 3 कार्बन प्रोप लिख दिया जाएगा और सबके बीच सिंगल बॉन्ड, तो साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो ब्यूटेन। इसका क्या लिखेंगे आप? साइक्लोपेंटेन। इसका क्या लिखेंगे आप? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे कार्बन की संख्या गिनने 7 है ना, कार्बन की संख्या 7 है, तो लिखेंगे साइक्लोहेप्टेन। इधर बात करें इसका होगा साइक्लो 8 कार्बन ऑक्टेन। इसकी बात करें, यहां कार्बन की संख्या जोड़ लें आप, कितना है? 10 कार्बन है ना, तो लिखा जाएगा साइक्लो डेकेन। साइक्लोडेकेन। अब देखिए, इन सब का नाम लिखने के बाद आपको इसका नाम लिखना है। अच्छा, आप देखिए, बता दे रहा हूं मैं आपको, अगर बंद श्रृंखला के बाहर भी कार्बन आए हैं तो जनक श्रृंखला या तो बंद श्रृंखला वाले कार्बन की बनती है या तो बंद श्रृंखला के बाहर वाले कार्बन की जनक श्रृंखला जो बनेगी। जनक श्रृंखला में या तो बंद श्रृंखला के बाहर वाले कार्बन शामिल होंगे या तो बंद श्रृंखला के अंदर वाले कार्बन। कभी भी जनक श्रृंखला आप दोनों कार्बनों को मिलाकर नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि 3 कार्बन यहाँ 1 कार्बन बाहर है तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला नहीं बना सकते। आप लंबी श्रृंखला बनाने के लिए आपको या तो क्या करना है, या तो बंद श्रृंखला के अंदर वाले कार्बन को शामिल कर सकते हैं या तो बंद श्रृंखला के बाहर वाले कार्बन को शामिल कर सकते हैं। आपको देखना है कार्बन कहां ज्यादा है। कार्बन की संख्या अगर इधर ज्यादा है, अगर इधर कार्बन ज्यादा है तो ये बंद श्रृंखला बनेगा, और अगर बंद श्रृंखला के बाहर कार्बन ज्यादा होंगे तो वो जनक श्रृंखला बनेगी। बंद श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी तो वो जनक श्रृंखला बनेगा, या तो बंद श्रृंखला के बाहर अगर कार्बन ज्यादा रहेगा तो वो क्या बनेगा? जनक श्रृंखला। उस केस में आपका ये ब्रांच मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या बराबर हो तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बंद श्रृंखला को ही
जनक श्रृंखला के रूप में चुना जाता है। अगर बंध श्रृंखला के बाहर कार्बन की संख्या और बंध श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या परस्पर बराबर होती है तो उस केस में बंध श्रृंखला के कार्बन को ही जनक श्रृंखला के रूप में गिना जाता है। मान लीजिए आप देखो, ध्यान से देखो यार, यहाँ पे 3 कार्बन है, आप इसको लंबी श्रृंखला मान लीजिए, जनक श्रृंखला मान लीजिए। अब इसका अंकन कर लें आप, और इस अंकन क्या करना है, अगर एक बार है तो भाई पहला नंबर तो इसी को दिया जाएगा और वो आपका मेथिल होगा। क्या होगा? मेथिल। इसका नाम लिखा जाएगा 1 मेथिल। इसके बाद साइक्लो लिखेंगे आप, साइक्लो बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो लिखा जाएगा, उसमें कार्बन कितने हैं? 3, प्रोप लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इसका नाम लिखेंगे आप लोग 1 मेथिल साइक्लो प्रोपेन, 1 मेथिल साइक्लो प्रोपेन। इसकी बात करें आप तो यहाँ क्या नाम लिखेंगे? अंकन 1 2 3, इसका नाम लिखा जाएगा 1,2 डाई मेथिल, 1,2 डाई मेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो, आगे लिख लेना उसके, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? ये एथिल है और ये क्या है? मेथिल है। तो फिर आप अंकन यहां से करें 1 2, क्या नाम लिखेंगे? 1 एथिल, इसको 1 नंबर दिया जाएगा, 1 एथिल 2 मेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा देखिए इधर कितने कार्बन है? 1 2 3, अंदर भी 3 कार्बन, बाहर भी 3 कार्बन। तो मैंने बताया ना कि जब दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो तो आप जनक श्रृंखला के रूप में किसके कार्बन को गिनेंगे? बंध श्रृंखला वाले कार्बनों को। इसका नाम 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे? 1 प्रोपिल। इसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, अब इसको लिख रहे हैं, फिर इसका नाम ट्राई करें आप लोग। देखिए ध्यान से आप लोग इन प्रश्नों को देखें, आपने क्या सॉल्व किया है। देखिए आपकी बंध श्रृंखला के कार्बन 3 है, बंध श्रृंखला के बाहर भी 3 कार्बन है, हालांकि 2 ब्रांच है उससे मतलब नहीं है। बंध श्रृंखला के बाहर साथ में 3 कार्बन है, तो साथ में 4 हो जाएंगे तो उस केस में इसको ब्रांच मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, इसका नाम क्या लिखेंगे? अंकन देखो, ये मिथाइल है, ये प्रोपिल है, अंकन आप यहां से करें 1 2, क्या नाम लिखेंगे? 1 मेथिल। इसके बाद होगा 2 प्रोपिल। इसके बाद क्या होगा? साइक्लो, भाई बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड N। इसका बोले अच्छा। अब देखो उस केस में यहाँ 4 कार्बन है और इधर 3 ही कार्बन है, ये आपका ये ब्रांच मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? ब्रांच। अब इसका आप अंकन करेंगे 1 2 3 4। अब जो साइक्लोप्रोपेन नहीं था, अब ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल, ये ब्रांच बन जाएगा। अब ब्रांच के रूप में इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपिल। इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपिल। इसका ना मेथिल या पी में पहले कौन आता है? अच्छा देखिए ध्यान से, इसकी जब बात की जाएगी, इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपिल, पहले ब्रांच को लिख लिया जाए। इसके बाद हो जाएगा ब्यूटेन। इसकी बात करें तो यहाँ 2 पर आएगा ना, 1 2 3 4, इसका नाम लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ऐसे हर जगह हो जाएगा अपना, कार्बन 4 5 हो जाए, जो भी कर लेंगे अपना। अच्छा यहाँ देखो बोला है कि नियम जो बताए वही लिखवा दिया है कि यदि बंध श्रृंखला में जितने कार्बन हो उनकी जो संख्या है
बंद श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या बंद श्रृंखला के बाहर जो कार्बन है उसके बराबर आ जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो उसको उस केस में उसे क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। हाँ, लंबी श्रृंखला के रूप में माना जाता है। वही लिखवाया गया है कि यदि बंद श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या बंद श्रृंखला के बाहर उपस्थित कार्बन की संख्या के बराबर होती है या उससे अधिक होती है तो बंद श्रृंखला को क्या मानते हैं आप, जनक श्रृंखला। फिर अंकन करते हैं अपना हिसाब से। अच्छा, इसकी बात करें आप, इसका नाम क्या होगा, 1 इसको मानेंगे, 2 इसको मानेंगे, 3 इसको क्या नाम लिखेंगे, 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इसको देखें आप, यदि बंद श्रृंखला में जितने कार्बन हो उतना ही कार्बन बंद श्रृंखला के बाहर भी आया रहे, लेकिन बंद श्रृंखला के बाहर जो कार्बन है उसके साथ है ये क्रियात्मक समूह है, नाइट्रो वगैरह, क्लोरो वगैरह, ये सब क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह भी आए हों तो उस केस में आप इसको जनक श्रृंखला मान लेंगे। अगर मतलब ये समझ लो कि बंद श्रृंखला में जो अगर कार्बन आया है, बंद श्रृंखला के बाहर, बंद श्रृंखला के बाहर अगर कोई कार्बन आया है उसको तो आप लंबी श्रृंखला में गिन नहीं सकते हैं, वो तो अलग रहेगा। अगर उसके साथ में क्रियात्मक समूह वगैरह जुड़ जाए, Cl वगैरह, OH वगैरह जो भी हो या NO2 वगैरह जुड़ जाए तो उस केस में इसको ब्रांच मान लिया जाएगा, बंद श्रृंखला को ब्रांच मान लिया जाएगा, चाहे कार्बन ज्यादा हो चाहे कार्बन कम हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन अगर कम होगा फिर भी इसको जनक श्रृंखला मान लेंगे अगर इसके साथ में क्या लगा, क्रियात्मक समूह। बंद श्रृंखला के बाहर अगर कार्बन है उसके साथ में क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, ठीक है, तो कार्बन अगर कम भी है फिर भी उसको क्या मान लिया जाएगा, जनक श्रृंखला। इसको क्या मान लिया जाएगा, ब्रांच। यहाँ तो बराबर है, ठीक ठाक। अब बताएं अंकन आप जानते हैं, अंकन भाई यहां से ये देखो 1 2 3, देखो इसका नाम साइक्लो है, साइक्लो है, प्रोपिल बनेगा बाद में, ठीक है। इसका नाम क्लोरो है, बताइए पहले किसे लिखा जाएगा, क्योंकि CH आ रहा है या CY आ रहा है, यहाँ भी C से यहाँ भी C से शुरू है, लेकिन ये CY ये CH आ रहा है, तो पहले आप इसे लिखेंगे, इसका नाम होगा 2 क्लोरो, फिर क्या होगा 1 साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि यहां से भी 2 पे आएगा लेकिन इधर से साइक्लो मिल जाता था, 1 साइक्लोप्रोपिल। इसके बाद क्या होगा, प्रोपेन। अच्छा देखिए, अगर 2 रिंग्स आ जाए आपस में, दोनों रिंग ही हो, तो उस केस में जिस रिंग में कार्बन की संख्या कम रहेगी उसको ब्रांच मान लेंगे, उसको ब्रांच मान लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, इधर 3 ही कार्बन है, इसको ब्रांच मान लेंगे आप, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपिल। फिर 1 पे तो आएगा ही, 1 ऐसे मान के अंकन करेंगे, इसका नाम होगा क्या लिखेंगे आप लोग, साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल, इसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसकी बात करें तो ये 6 कार्बन है, इसको लंबी श्रृंखला मान लिया, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटिल हो जाएगा वो वाला, ये पूरा ब्रांच बन जाएगा, और ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटिल। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसको लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ और चक्रीय यौगिकों के नाम आपको लिए हैं, दिए गए हैं लिखने के लिए, आप लिखिए। देखिए देखो, इसमें क्या करेंगे आप, 1 इसको दिया जाएगा और फिर जाओ 4 इसको दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर ब्रोमो होगा, 4th नंबर पे क्लोरो होगा, तो क्या नाम लिखेंगे आप लोग, 1 ब्रोमो और क्या 4 क्लोरो। इसके बाद हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और दूसरे का क्या होगा, क्या होगा देखो, 1 एथिल हो जाएगा, 4 मेथिल। इसमें लिखेंगे आप, इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 4 नंबर दिया जाएगा, क्या नाम लिखेंगे, 1 एथिल
4 मेथिल, इसके बाद हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगले वाले की बात कर लिया जाए तो ये मीथिल है और ये प्रोपिल है, इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 3rd नंबर। तो क्या लिखेंगे, अरे रे, इसको 3rd नंबर, इसको 1 नंबर, क्योंकि ये मेथिल पहले आता है हम ना। तो नाम लिखेंगे आप लोग 1 मेथिल 3 प्रोपिल, 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करें, देखो ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, ये क्लोरो लगा है, साइक्लो है। भाई देखो ये ना, इसको आप मान लेंगे लंबी श्रृंखला है, सब ब्रांच, ये ब्रांच में आ जाएगा। और नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, क्योंकि CH आ रहा है ना, CHLORO। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 1 क्लोरो 2 साइक्लोहेक्सिल और 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन हो जाएगा। इसकी बात करें, हो जाएगा 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्सिल इसके बाद हो जाएगा मीथेन। इसकी बात करें, ये जो डबल बॉन्ड है ये भी क्रियात्मक समूह, ये 1 2 ऐसा लिखा जाएगा, 1 2 लिखेंगे क्या आप लोग, 1 साइक्लोहेक्सिल एथीन, 1 साइक्लोहेक्सिल एथीन। इसकी बात करें, जानते हैं अगर डबल बॉन्ड CH2 होता है, जो कि ब्रांच में ही है, ठीक है, अगर किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2 होता है तो फिर उसको लंबी श्रृंखला मान लिया जाता है। ये तो इसी के कार्बन के साथ है ना, ये लंबी श्रृंखला, जो बंद श्रृंखला में जो कार्बन है उसी के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड CH2। उसके साथ अगर कोई कार्बन होता फिर उसके साथ जुड़ा होता, जैसे इसके बाहर कोई कार्बन होता उसके साथ डबल बॉन्ड CH2 होता, तो उस केस में इसको ब्रांच मान लिया जाता। लेकिन इस केस में यही ब्रांच है, और जब ब्रांच के रूप में डबल बॉन्ड CH2 आया होता है तो उसका नाम लिखते हैं मेथिलीन। याद कर लें आप, क्या लिखते हैं, मेथिलीन। तो इसका नाम लिखते हैं 1 मेथिलीन। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, 1 मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन। इधर बात करें तो ये आपका प्रतिस्थापी समूह है, ये पार श्रृंखला है। किसको महत्व दिया जाएगा, प्रतिस्थापी समूह को। नाम लिखेंगे आप 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इधर बात करें तो ये आपका प्रतिस्थापी समूह है, ये पार श्रृंखला है, एथिल पार श्रृंखला है, और मेथॉक्सी प्रतिस्थापी समूह है, इसको 1st नंबर, इसको 2nd नंबर दिया जाएगा। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो पहले एथिल को लिखा जाएगा 2 एथिल 1 मेथॉक्सी, 2 एथिल 1 मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये बात होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा एक आध प्रश्न इसका भी मैं कराऊंगा आपको, इसका वाला प्रश्न यहाँ देखो, मिटा के लिख दे रहा हूँ, एक मतलब एक इसका, इससे संबंधित एक प्रश्न आप देख लें। जैसे मान लो कुछ ऐसा आपके सामने आया, ऐसा कुछ आया, ठीक है, तो इस केस में आप इसकी लंबी श्रृंखला बनाएंगे, यही होगा। अंकन तो आप चाहे जहां से करें, 1 2 3 4 5, हालांकि यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आ गया तो इसका एक प्रश्न बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे मेथिलीन जो ये नहीं है, इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग, मेथिनील नहीं लिखना है, ठीक है, इसका नाम होता है मेथिलीन, थोड़ा सा फिक्स है, CH2 रख लें आप, CH2 का नाम ही है मेथिलीन, ठीक है, मेथिनील नहीं, मेथिलीन। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 3 मेथिलीन, इसके बाद
पेंटा हो जाएगा ना, पेंटा 1,4 डाईईन। थोड़ा सा इसको ध्यान दें आप लोग। अगर वो आया होता फिर मतलब कोई कार्बन रहा होता फिर डबल बॉन्ड CH2 होता तो उस केस में लिखते हैं एल्कीन और YL लगा लिया जाता है, एल्कीनिल। इसका थोड़ा याद रखेंगे आप, ठीक है। इधर बात करें इसका, देखो ये आपका क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, एक है ये पार्श्व श्रृंखला है, 2 मेथिल है, ये 2 मेथिल है, पार्श्व श्रृंखला 2 है, प्रतिस्थापी समूह 1 है। तो आपको यहां से अंकन कर लेना है। नाम, हाँ नाम इसको लिखेंगे आप लोग 2-एथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल, 2-एथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। यहां देखें आप, ये एथिल है, प्रतिस्थापी समूह है, ये एथॉक्सी है, पार्श्व श्रृंखला है, एल्कोक्सी पार्श्व श्रृंखला में आता है। फिर तो एक एक है तो नंबर यहीं से करेंगे 1 2। क्या नाम लिखेंगे, 1-एथॉक्सी, इसके बाद 2-एथिल, 1-एथॉक्सी 2-एथिल, साइक्लोहेक्सेन। यहां देखें आप, ये आपका एथिल है और ये मेथिल है, 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं और प्रतिस्थापी समूह एक ही है। अंकन यहां से होगा 1 2, लेकिन आप पहले एथॉक्सी को लिखेंगे क्योंकि आप है ना 2-एथॉक्सी, इसके बाद 1-एथिल, 2-एथॉक्सी 1-एथिल, 1-मेथिल, 2-एथॉक्सी 1-एथिल 1-मेथिल, इसके बाद साइक्लोहेक्सेन। लिखिए फटाफट इसको। देखिए ध्यान से आप लोग, ये है साइक्लोएल्कीन्स। चक्रीय यौगिकों के नामकरण में आपने पढ़ा है अभी साइक्लोएल्केन्स के नामकरण के बारे में। ये है साइक्लोएल्कीनों के नामकरण के बारे में। अगर आप साइक्लोएल्कीनों का नामकरण करते हैं उसमें जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, जिन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आया है, उन्हें हमेशा ही 1 2 नंबर दिया जाएगा। एक को 1 एक को 2 नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं एक को 1 एक को 6 नंबर दिया जाए, एक को 1 एक को 3 नंबर, ऐसा कुछ संभव नहीं है। जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है उनको हमेशा 1 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही लिखाया गया है कि चक्रीय यौगिकों का जब भी नामकरण करेंगे, उसमें खासकर साइक्लोएल्कीन्स का, तो नामकरण करते समय द्विबंध युक्त कार्बन को हमेशा 1 2 फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया जाता है। जैसे इसकी बात करें तो इसमें देखो, अगर एक ही बार है तो फिर तो वही बात है ना, इसको 1 2 दिया ही जाएगा। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, और 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, अगर एक बार है तो ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा, ऐसे अगर साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा तो 3 कार्बन की बंध श्रृंखला रहे, डबल बॉन्ड आया रहे तो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। इसकी बात किया जाए, यहाँ देखें आप, देखो इसको 1 मान के बता रहा हूँ, इसको 1 मान के आप इस 2 इधर 3 मत आ जाना। अगर आप इसको 1 मानते 2 इधर मानना पड़ेगा, 1 2 के बीच आना चाहिए। अगर एक बार है तो, 2 बार है तो फिर अपना अंक के हिसाब से देख लो। जैसे इसको इधर माना है तो इधर मत चले जाइएगा। अगर डबल बॉन्ड 1 पे मान रहे तो 1 2 के बीच आना चाहिए। इसके बाद इधर 3, इधर 4, इधर 5, ये 4 5 के बीच आया है। आप ऐसे भी जा सकते हैं, अगर ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 फिर भी आएगा, एक बार 1 पे एक बार 4 पे आएगा। और आप जानते हैं भाई डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आया है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो बंद के लिए 6 कार्बन हेक्सा लिखा जाएगा, और 2 बार डबल बॉन्ड है तो हेक्सा कर दिया जाएगा। 3 2 बार है, एक बार 1 पर एक बार 4 पे, तो लिखा जाएगा 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन। इसकी बात किया जाए तो यहाँ आप इसको 1 मान के, इसको 2 मान के, या ऐसा मत देखिए, आप इसको 1 2 3 4 ऐसे अंकन करें। आप यहाँ से मत जाइए, अगर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा भी चलेगा, वो भी ठीक है ना भाई। अगर आप इसको 1 मानते हैं, इसको 1
इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अगर आप ऐसे करेंगे तो इस केस में एक बार 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, एक बार 4 पे आएगा, और ऐसे केस में एक बार 1 पे आ रहा है, एक बार 3 पे। तो भाई डबल बॉन्ड कहाँ नजदीक पड़ रहा है? ऐसे पे। ऐसे करना है अंकन आपको, वैसे ही नहीं करना है। वैसे करेंगे तो 1 4 आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो 1 3 आएगा, तो कम अंक देना है। ठीक है, ये वाला गलत होगा आपका, ये वाला। इसका नाम लिखेंगे आप लोग साइक्लोपेंटा। इसके बाद क्या लिखेंगे? 1,3, 1,3 डाई इन। उसका क्या नाम लिखेंगे? आप यहाँ जो है डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिए 1 2 करेंगे। ऐसा नहीं 1 मान के उधर 2 चले गए, ये गलत होगा। ठीक है, 1 2 इधर 3, ये मेथिल है, क्या नाम लिखेंगे? 3 मेथिल, 3 मेथिल। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? साइक्लोप्रोपीन, 3 मेथिल साइक्लोप्रोपीन, ये इसका नाम होगा। इधर बात कर लिया जाए, इसका क्या नाम लिखेंगे आप? यहाँ तो इसको 1 मानो चाहे इसको 1 मानो ना, 1 2 कर लेंगे। क्या नाम लिखा जाएगा? 1 2 डाईमेथिल, 1 2 डाईमेथिल। इसके बाद साइक्लोहेक्सीन, 1 2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सीन। इधर बात करें देखो, अगर आप इसको 1 इसको 2 इसको 3 मानते हैं तो पहले पे डबल बॉन्ड आएगा, तीसरे पर मेथिल। और अगर आप ऐसे करते हैं 1 2 3 तो पहले पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और तीसरे पर एथिल। अंकन यहीं से करना है आपको। 4 5 6 लिखेंगे क्या? 3 एथिल, 6 मेथिल साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा। इसके बाद 1,4, 1,4 डाईइन, 3 एथिल 6 मेथिल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन। अच्छा, आप देखिए सबसे बेहतर एग्जांपल ये है, बेस्ट एग्जांपल है। देखिए इसके लिए आप सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे? इसको 1 नंबर दिया जाए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। इससे क्या होगा? पहले पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर मेथिल। ठीक है, लेकिन जानते हैं ये गलत है। देखो, अगर आप ऐसे 1 2 जाएंगे तो भी डबल बॉन्ड पहले पे मिलेगा, और वैसे करके 1 2 आओगे तो भी डबल बॉन्ड पहले पर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें फर्स्ट टाइम, देखो जो फर्स्ट टाइम साइड चेन मिल रहा है, डबल बॉन्ड तो ठीक है कि भाई यहां से करेंगे तो भी 1 पे, उधर से जाएंगे तो भी 1 पे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम तुमको साइड चेन मिल रहा है और श्रृंखला मिल रहा है, वो कहाँ नजदीक पड़ रहा है? तो फर्स्ट टाइम जो साइड चेन मिलेगा, अगर आप अंकन यहां से करेंगे तो नजदीक पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जो साइड चेन मिलेगा उसको ज्यादा नंबर नहीं देना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो साइड चेन मिलेगा, इसी को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंटो का नियम, न्यूनतम लोकेंटो की संख्या का नियम, कि पहली बार लोकेंटो को कम से कम अंक देना है। तो ये जो अगर आप सोच रहे हैं वो गलत है। सही क्या होगा? इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको 5, इसको 6। इसका नाम होगा 1,6 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सिन। ये बड़ा बेहतर एग्जांपल है। इसका नाम होगा 1,6 डाईमेथिल। अब हालांकि देखो, अगर लोकेंटो की संख्या जोड़ेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा। वैसे तो कम आएगा, 2 3 5 ही आएगा। लेकिन जो लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है उसको ज्यादा मान्यता दी जाती है। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखो, लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब यही है कि पहली बार जो है लोकेंट आपको कम से कम अंक पर मिलना चाहिए, बस ये समझ लें। तो होगा 1,6 डाईमेथिल, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। इधर बात किया जाए तो आप वही सेम फंडा है कि 1 2 3 4 5 6। क्या नाम लिखेंगे आप लोग? 1,5
1,5 डाईमेथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसको फटाफट लिखें आप लोग। देखिए ध्यान से आप लोग, कुछ विशेष चक्रीय यौगिक दिए गए हैं, कुछ विशेष हैं, इनका नाम लिख लिया जाए। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसको पढ़ाने के बाद जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। उसमें आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह के बारे में, सल्फोनिक अम्ल के बारे में। कार्बोक्सिलिक समूह है, सल्फोनिक समूह है, एक है एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है, एमीन है। इतने क्रियात्मक समूह आप पढ़ेंगे, लगभग इतने पढ़ेंगे। इसके बाद ईथर वगैरह भी हैं, उनका भी नाम पढ़ना है। अच्छा देखिए आप फिलहाल देखो, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे ना, यहाँ थोड़ा सा ना देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर आप अंकन करने जाएंगे 1 2 3 ऐसा ना, देखो यहाँ पर जो है लोकेंट जो है ना, लोकेंट जो है, लोकेंट 4 है, यहाँ पे लोकेंट 4 है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको अंकन BR के हिसाब से नहीं करना है। क्यों जानते हो, बता रहा हूँ। अगर आप इसको जो है यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3 4, तो ये जो है ये 6 पे आ जाएगा। जोड़ने पर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स, मतलब कि जो जोड़ने पर नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + 6 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आप इसको 1 2 ऐसे सुन ध्यान से, अगर आप 1 2 3 ऐसे मान के अंकन करेंगे तो लोकेंटों की संख्या का योग क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं कि पहली बार लोकेंट दूसरी बार लोकेंट की तुलना की जा रही, यहाँ पर 4 ही लोकेंट आपको मिले हैं, उन्हीं के हिसाब से अंकन करना है। ऐसा तो नहीं कि पहली बार लोकेंट फिर दूसरी बार लोकेंट, उनको तुलना करके फिर लिखना है, जोड़ के फिर लिखें। यहाँ पे थोड़ा सा ना यही ध्यान देते हैं कि भाई कम से कम अंक दिया जाए, तो चारों लोकेंट हैं इनको आपस में पास पास रखा जाए, दूर दूर ना रखा जाए। ठीक है, तो उस केस में या तो आप ऐसे चलिए या तो आप ऐसे आ सकते हैं, बराबर अंक मिलेंगे। चाहे ऐसे 1 2 3 4 करके जाओ, चाहे 1 2 3 4 करके आओ, बराबर अंक मिलेंगे। अब उसमें किसको मान्यता दिया जाए, देखो फ्लोरो और आयोडो में किसको महत्व दिया जाएगा, फ्लोरो को, क्योंकि यह पहले आता है। तो अंकन इसका इस प्रकार से किया जाएगा 1 2 3 4, किसके अनुसार भाई, लोकेंटों की संख्या की योग के अनुसार। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो BR को 1 नंबर देंगे तो लोकेंटों की संख्या का योग 12 आ जाएगा। वैसे कितना आ रहा है देखो, 1 4 3 7 और 7 3 10 ही आ रहा है, कम आ रहा है। लेकिन जब नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, क्या लिखा जाएगा, 3 ब्रोमो। इसके बाद 2 क्लोरो, इसके बाद क्या है 1 फ्लोरो, F लिखा जाएगा पहले। इसके बाद 4 आयोडो, क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेशल एग्जांपल है थोड़ा सा। और ये देखें आप थोड़ा सा, यहाँ पे देखें, अच्छा इसकी बात कही जाए, ये स्पेशल ये भी है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपको बताया जाए कि देखो 3 कार्बन अगर ऐसे नहीं है, जैसे 3 कार्बन रिंग के बाहर है, उसके साथ में अगर ये क्लोरो आ गया होता, केवल अगर इतना होता तो उस केस में आप यहां से अंकन करते, क्योंकि CH पहले आता है ना, इसका CY होगा, उसका CH होगा, और लंबी श्रृंखला उसको मानी जाएगी, लंबी श्रृंखला इसको नहीं माना जाएगा, जनक श्रृंखला इसको नहीं माना जाएगा। इसकी वजह भी आपको बताया गया हाल में कि भाई उसको लंबी श्रृंखला क्यों मानेंगे, भाई मैंने बताया था आपको, अगर जो है बंद श्रृंखला के बाहर जो कार्बन है उसके पास में कोई क्रियात्मक समूह वगैरह आ जाए तो उसको थोड़ा सा लंबी श्रृंखला मान लिया जाता है। तो इसका नाम जानते हैं क्या लिखेंगे आप लोग, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपिल। ये ब्रांच हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा, साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा। और वो क्लोरो है, उसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपिल। उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोपेन, ऐसा उसका नाम होता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों के पास CL आ जाए,
और कार्बन की संख्या मान लीजिए यहाँ कार्बन 3 ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं, चलो चाहे 2 ही है तो भी चलेगा, चलो 2 ही है। तो जानते हैं उस केस में यही आपका जनक श्रृंखला बना रहेगा, क्योंकि Cl उसके पास भी है, Cl इसके पास भी, Cl उसके पास भी है और Cl इसके पास भी है। अच्छा देखो ध्यान से, इसका जो नाम होगा, देखो इसकी जो शुरुआत होगी ये आपका होगा, देखो ये क्लोरो है और वो क्या है, इसका जानते हैं क्या नाम होता है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथिल। एथिल है, क्लोरो लगा हुआ है, और इसको 1 डेज 2 डेज का करके आप अंकन भी करेंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 डेज क्लोरोएथिल। ब्रांच में गया है, उसके पास देखो ये ब्रांच में है ही, इसके पास ही ब्रांच है, मतलब कह सकते प्रतिस्थापी समूह है, कार्बन तो नहीं है लेकिन क्या है, प्रतिस्थापी समूह। ये क्लोरो है, वो क्या होगा, क्लोरोएथिल। थोड़ा सा आप वहीं से अंकन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि CH है ही, ठीक है। तो उसका जब नाम लिखेंगे आप लोग ना, हाँ इसका नाम होगा 2 डैश, पहले 1 कर लो, ये लंबी श्रृंखला के पहले कार्बन से जटिल मान लेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स मान लिया जाएगा, लिखेंगे 2 डैश क्लोरो एथिल, इसके बाद 2 क्लोरो क्या लिखा जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है आप लोग, और इसको ध्यान दीजिए कि किसी प्रकार से इसका भी क्या होगा, ये देखो ये तुम्हारा क्लोरो है, ये क्या है, क्लोरोप्रोपिल है, तो थोड़ा इसी को महत्व दिया जाए, क्लोरो के साथ में कुछ कार्बन वगैरह भी मिल जा रहे हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे अंकन 1 2 कर लीजिए आप लोग, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश क्या लिखेंगे, 1 पे है 2 डैश क्लोरो प्रोपिल, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, इसके बाद हो जाएगा साइक्लो क्या प्रोपेन। बाकी ये सब तो आसान है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। 1 पे हो जाएगा क्या, 1 पे 2 डैश क्लोरोप्रोपिल 2 क्लोरो, इसके बाद साइक्लोप्रोपेन, उसका भी वैसे ही होगा। आप वहां क्या कर लेते हैं 2 डैश, ठीक है, क्योंकि देखो ब्रांच वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, ब्रांच वाले कार्बन की अंकन तो वहीं से की जाती है, उसको ही फर्स्ट माना जाता है। इसकी बात कर लें तो देखो इसको तो 1 2 नंबर्स देने हैं, 1 2 नंबर्स देने के बाद आप यहाँ आएंगे 3 4 5 6, क्या नाम लिखा जाएगा, होगा 3 क्लोरो 6 नाइट्रो साइक्लो हेक्सीन। इसकी बात किया जाए, देखो ध्यान से, इसकी बात अगर करें तो अंकन आप कहां से करेंगे, नाइट्रो की तरफ से ना, क्योंकि भाई नाइट्रो प्रतिस्थापी समूह है, और नाम क्या लिखेंगे 6 एथिल 3 नाइट्रो 6 एथिल 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसकी बात किया जाए, आपका एथिल है, ये मेथॉक्सी है, किसकी तरफ से लिखा जाएगा, एथिल की तरफ से नहीं, एथिल तुम्हारा पार्श्व श्रृंखला है, वो प्रतिस्थापी समूह है। इसको 1 2 3 4 5 6 क्या नाम लिखेंगे इसका आप, 6 एथिल ना, और 3 मेथॉक्सी, इसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इसको लिख ले फटाफट आप। तो ये आपने लिख लिया है ना, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या,
क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। आप जाके जो है क्रियात्मक समूहों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइए आप लोग। और क्रियात्मक समूहों के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह किसे दिखाते हैं? द्वितीयक अनुलग्न को दिखाते हैं। क्रियात्मक समूह किसे दिखाते हैं? प्रमुख क्रियात्मक समूह द्वितीयक अनुलग्न को दिखाते हैं। तो क्रियात्मक समूह और उनके लिए क्या द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है, आप उसको पढ़ के आइए, घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाए, ठीक है। और क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते समय सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा COH वाला। वरीयता श्रेणी को भी ध्यान रखेंगे आप, वरीयता श्रेणी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले COH कार्बोक्सिलिक समूह पढ़ाया जाएगा, फिर SO3H सल्फोनिक अम्ल समूह बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल समूह। एक होता है एसिड एनहाइड्राइड, एक होता है एस्टर, एक होता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड किसे कहते हैं भाई? ये होता है C डबल बॉन्ड OX, ये एसिड हैलाइड के पहचान का तरीका होता है। एस्टर कैसे पहचानेंगे आप? ऐसा रहेगा ना, C डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर OR, ये एस्टर है, ये एसिड हैलाइड है। और यहाँ आ जाए CONH2, जिसको आप एमाइड कह सकते हैं, चाहे एसिड एमाइड कहो, कोई दिक्कत नहीं। एमाइड कहें, चाहे एमाइड के नाम से ही प्रसिद्ध है, या एसिड एमाइड भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या? साइनाइडों के नामकरण के बारे में। साइनाइड CN जिसमें पाया जाए, इसके बाद NC जिसमें पाया जाएगा उसका नाम लिखना सिखाया जाएगा। फिर एल्डिहाइड के बारे में, CHO के बारे में, कीटोन के बारे में, फिर आपको एल्कोहल, फिर थायो एल्कोहल। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एमिनो के नामकरण के बारे में। ईथर वगैरह भी पढ़ाए जाएंगे उसी में। ईथर कैसे पहचानते हैं? ROR, ये सब चीजें थोड़ा सा आप पढ़ के आइए, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़ें, आज के वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। बाकी की जो चर्चाएं होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।